Welcome back to YouTube Catalyst channel. As we are discussing about the reproduction in organism and we had already covered about the male reproductive system, the various parts of male reproductive organ, and then we had covered about female reproductive organ. So now in this session, I will discuss about the process of gametogenesis, that is spermatogenesis, that is formation of sperm. And this is one of the most important topic. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप इसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सारा इसमें जो भी है रिप्रोडक्शन में चाहे वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे. सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए और रिवीजन करते रहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, the testis in the males and the ovaries in the females produce gametes. हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करी थी जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है, और फीमेल्स के केस में क्या है, ओवरीज होती हैं. हमने पूरा डिस्कस किया है टेस्टिस का स्ट्रक्चर, उसके बारे में, ओवरीज के स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है. और ये क्या, इनका क्या काम है, दो मेन काम है सेक्स ऑर्गन्स के, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के. पहला, गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, स्पर्म्स इन मेल एंड ओवा, ओवम या एग इन केस ऑफ फीमेल्स. तो जो ओवरीज है उसके दो काम क्या है, एक तो प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कराना. दूसरा, टेस्टिस का काम क्या है, पहला काम है प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, एंड सेकेंडली द प्रोडक्शन ऑफ और सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. अब जो ये प्रोसेस हो रही है, कोई भी प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन अगर होना है तो मैंने बताया चाहे वो प्लांट्स में होना हो, चाहे वो एनिमल्स में होना हो, ह्यूमंस में होना हो, सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस का होना. गैमेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो जब तक गैमेट्स नहीं बनेंगे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता. तो सबसे पहला काम क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन. और मेल के केस में गैमेट क्या है, स्पर्म है, और फीमेल के केस में ओवम. गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स के फॉर्मेशन को बोलेंगे, टेस्टिस में होगा. oogenesis ओवम के फॉर्मेशन को बोलेंगे, ओवरीज में होगा. ठीक है. डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे दोनों प्रोसेस के बारे में. पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. अच्छा, कोई भी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो उसमें 3 फेजेस होते हैं. कौन कौन से, पहला होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें सेल होगी. अभी जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे तो मेल जर्म सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं, तो वो सबसे पहला फेज गैमेटोजेनेसिस का, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, सबसे पहला फेज होगा मल्टीप्लिकेशन. सेल्स विल मल्टीप्लाई, और आपको पता है कि सेल्स को मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली दे विल गो माइटोटिक डिवीजन करेंगी. माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन करेंगी. माइटोटिक डिवीजन मतलब इक्वेशनल डिवीजन. दो टाइप के डिवीजन होते हैं सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो किसी भी सेल को अपना नंबर अगर इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली दे विल गो माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिकली डिवाइड करेंगी. मल्टीप्लिकेशन फेज होगा. सेकेंड फेज ग्रोथ फेज आता है, जिसमें सेल्स इलोंगेट करती हैं, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, मैचुरेशन होता है. फिर आता है डेवलपमेंट के बाद मैचुरेशन फेज आता है, जिसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शनल फेज होता है. मियोसिस, मियोसिस डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन. तो गैमेटोजेनेसिस, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो चाहे oogenesis की बात हो, जो 3 फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है, एंड देन मैचुरेशन फेज. किस फेज में माइटोसिस होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज में होगा. किस फेज में मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन किस फेज में होगा, मैचुरेशन फेज होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फेजेस पूछे जाते हैं एग्जाम में. ठीक है. गैमेटोजेनेसिस में, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के जो 3 ब्रॉड लेवल पे जो फेज हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज. ठीक. तो आज हम डिस्कस करेंगे इन फेजेस के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में. तो इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय अ प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी. जब मैंने आपको सेम टेस्टिस का डायग्राम बताया था, तो टेस्टिस के अंदर
बहुत सारे क्या प्रेजेंट थे, लोब्यूल्स प्रेजेंट थे, अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स लोब्यूल्स प्रेजेंट थे। इन लोब्यूल्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला गया था। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या बताया था, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, ईच के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। फोल्डिंग्स क्या, ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं हाईली फोल्डेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फिर ओपन होती थी, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फिर ओपन होती थी वासा इफ्रेंशिया, सॉरी रीटी टेस्टिस में, या रीटी टेस्टिस में, ये सारे आपको याद होने चाहिए, रीटी टेस्टिस, ठीक है, रीटी टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, एंड देन वासा इफ्रेंशिया के बाद ये एपिडाइडिडमस में ओपन होती थी, फिर वास डिफरेंस से होते हुए इजेकुलेटरी डक्ट में जाती थी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस था, वासा इफ्रेंशिया से एपिडाइडिडमस, एपिडिडमस, एपिडिडमस की 3 पार्ट्स थे, कॉर्पस, सॉरी कैपस, कैप हेड पार्ट, कॉर्पस बॉडी पार्ट, एंड देन कॉर्डल पार्ट टेल, और कॉर्डल पार्ट से फिर वास डिफरेंस एक डक जाती थी स्पर्म को लेकर के, और फिर क्या होता था, स्पर्म, और फिर वहां से सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स एक साथ मिल जाते थे, सीमन, सीमन बोला था हमने, स्पर्म प्लस जितनी भी एक्सेसरी ग्लैंड्स है उनका सिक्रेशन मिलके वो कहाँ ओपन होते थे, इजैकुलेटरी डक्ट में। तो ये सीक्वेंस था, ये पाथवे था जो हमने पढ़ा था पहले टेस्टिस वाले में, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, सारे टर्म्स याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब जब मैंने आप लोगों को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसमें दो टाइप्स की, सॉरी, उसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, 2 टाइप्स की सेल्स के बारे में पढ़ाया था। तो 2 टाइप्स की जो सेल्स होती थी उसमें क्या था, पहला मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, जिसको क्या बोलते थे, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी सर्टोली सेल्स, पहली ये थी, दूसरी क्या थी, सर्टोली सेल्स, जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी। और एक और टाइप की सेल्स पढ़ाई थी आपको मैंने, लेडिक सेल्स, पॉलीहेड्रल टाइप की सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तीनों के काम बताए थे। तो जो मेल जर्म सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनिया, वही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कराती है, वही क्या कराती है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स का प्रोडक्शन कराती है। तो कोई आपसे पूछे स्पर्म्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में भी कहाँ होता है, मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया कराती है। द इंटेस्टिस, द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया produce sperms by the process called as spermatogenesis and that begins at puberty. प्यूबर्टी के टाइम पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है मेल्स में, ठीक है। अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। कौन कौन से, सबसे पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होगा, दूसरा मियोसिस, तीसरा मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, कलेक्टिवली मियोसिस है। मियोसिस में हमने पढ़ा है दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, या फिर स्पर्मियोजेनेसिस। तो 4 फेजेस स्पर्मेटोजेनेसिस में होंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2 एंड देन स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आगे हम देखते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई। सबसे पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज था, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। सबसे पहले क्या होगा, जो ये मेल जर्म सेल्स हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, ये डिवाइड करेंगी, माइटोटिकली डिवीजन करेंगी और अपना नंबर क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। उसके बाद ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, इनकी प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉयड है, 2n होगी इनकी प्लॉइडी। 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम्स, मेल हम ह्यूमंस की बारे में बात कर रहे हैं तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये जब डिवाइड करती हैं, सब स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो चेंजेस, दे ग्रो, increase in size by accumulating nourishing materials and are called primary spermatocytes. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे इन स्पर्मेटोगोनिया को जो डिवाइड करेंगी माइटोटिकली, विच पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस एंड अदर्स रिमेन्स एज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स डिवाइड करेंगी माइटोटिकली और एक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इसके भी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, क्योंकि यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, क्रोमोसोम्स का नंबर तो डिवाइड नहीं होगा, सेम रहेगा जितना पेरेंट सेल में था।
पेरेंट सेल में कितना है, स्पर्मेटोगोनिया की सेल में, मेल जर्म सेल्स में 2n है। तो कुछ सेल्स क्या करेंगी, ये प्रोसेस में जाएंगी, मियोसिस करेंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की, और कुछ क्या रहेंगी, रिमेन्स रह जाएंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए स्पर्मेटोगोनिया जो है उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, टाइप ए सेल्स और टाइप बी सेल्स में। ठीक है, तो जो टाइप ए सेल्स होती है वो स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करती है। स्टेम सेल्स मतलब कि आप ऐसे समझिए पेरेंट सेल की तरह डिवाइड कर, पेरेंट सेल समझ लीजिए, तो एक स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करेगी। यही सेल्स क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं और ये क्या बनाती हैं, ये टाइप बी सेल्स बनाती हैं। ठीक है, टाइप ए सेल्स क्या बनाती हैं, टाइप बी सेल्स बनाती हैं। तो टाइप बी सेल्स जो होती हैं, ठीक है, दोनों ही स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, दोनों ही स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए सेल से टाइप बी सेल्स बन रही हैं, एक्ट एज अ स्टेम सेल। ये स्टेम सेल्स की तरह एक्ट कर रहा है और टाइप बी सेल्स बना रहा है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि कौन से टाइप का स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, तो आंसर क्या होगा, टाइप बी सेल्स कर देंगे। ठीक है, तो टाइप बी सेल्स एंटर्स इन द ग्रोथ फेज, और सबसे इंपॉर्टेंट दे अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट, टाइप बी सेल्स क्या करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं। तो सबसे पहले ये किस फेज में जाएंगी, अच्छा यहां तक तो मल्टीप्लिकेशन फेज था, गैमेटोजेनेसिस, मैं बार बार कह रही हूँ 3 फेज याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज क्या है, ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और तीसरा हो गया मैचुरेशन फेज। कोई भी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो, ये 3 फेज होंगे ही, चाहे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो, मेगास्पोरोजेनेसिस हो, स्पर्मेटोजेनेसिस हो, oogenesis हो, ये 3 फेज होते ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फेज आपने देखा मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लाई करी सेल्स। ठीक है, एंटर्स, अब ये जो टाइप बी वाली सेल्स हैं ये एंटर्स इन अ ग्रोथ फेज एंड क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। मैंने बताया था कि सम स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो चेंजेस, वो ग्रो करेंगी, नंबर उनका क्या बनेगा, जो नॉर्मल स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं उनसे इनका साइज जो होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का वो थोड़ा बड़ा होगा, इंक्रीज इन साइज बाय एक्यूमुलेटिंग नरिशिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो ये ग्रोथ कर रही हैं, ग्रोथ फेज करके क्या बना ले रही हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना ले रही हैं, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। ठीक है, और फिर ये क्या करेंगी, मियोसिस फेज में जाएंगी, तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 में क्या होगा, अब देखिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं, क्योंकि इनका भी क्या था, डिप्लॉयड था, और ये माइटोटिक डिवीजन कर रही थी, तो इनकी भी प्लॉइडी कैसी थी, 2n ही थी। अब ये मियोसिस जब करेंगी, तो मियोसिस जब करती हैं तो हमें पता है क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और ये हैप्लॉयड हो जाएंगी। तो एक स्पर्मेटोसाइट सेल से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं और हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, इसीलिए इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, चेंज हो गई। ये डिप्लॉइड से क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड से क्या हो जाएंगे, ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं और इनकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉयड है। ठीक है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि हम मेल्स के बारे में ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं और ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। ठीक है, अब मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 1 हो गई, अब मियोसिस 2 होगा, तो मियोसिस 2 में होगा तो ये भी मियोसिस करेगा, ये भी मियोसिस 2 करेगा। ठीक है, मियोसिस 1 हुआ तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बन गई, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बन गए। ठीक है, अब ये भी करेगा तो यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, तो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं मियोसिस 2 में, तो इसीलिए कितने टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स बन गए, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। ये पूरा जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मेल जर्म सेल्स जो हैं वो क्या हुई, मल्टीप्लाई करी, माइटोटिक डिवीजन किया और उन्होंने क्या बनाया, 2 टाइप की सेल्स बन रही हैं। चलिए टाइप ए टाइप बी, टाइप ए से टाइप बी बना। अब ये क्या करेगी, ग्रोथ फेज में एंटर करेगी, मल्टीप्लाई कर रही है, नंबर अपना इंक्रीज कर रही है, साथ में इसका ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, और ग्रोथ इंक्रीज होकर कौन सी टाइप की सेल्स बन रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की सेल्स बन रही हैं, जो कि माइटोटिकली डिवाइड हुई हैं।
इसीलिए इनकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। ठीक, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये रिडक्शनल डिवीजन करेगा, मियोसिस करेगा, इसलिए अब जितनी भी आगे वाली सेल्स बनेंगी उन सबकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 1 हुआ तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनेंगे और प्लॉइडी क्या होगी, इनकी हैप्लॉइड होगी। अब ये मियोसिस 2, ये भी मियोसिस 2 करेगा, ये भी मियोसिस 2 करेगा, तो फाइनल कितने स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हुआ, अब मियोसिस 1 हो रहा है। मियोसिस 1, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन गए, अब मियोसिस 1 हो रहा है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड विद 44 प्लस XY टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 2n होगा। It completes the first meiotic division, that is reduction divisions, leading to the formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes which have 23 number of chromosomes. कोई दिक्कत? यही चीज अब इससे पहले हमने डिस्कस करी। फिर मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, मियोसिस 2 होगा क्योंकि मियोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच स्पर्मेटिड्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पर्मेटिड्स जितने 4 स्पर्मेटिड्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच स्पर्मेटिड्स। तो ये प्रोसेस थी मियोसिस 1 मियोसिस 2 की। ठीक है, अब लास्ट क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे टर्म्स पूछे जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा था, स्पर्मेटिड्स बन रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म इज टर्म्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ट्रांसफॉर्मेशन होना, स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड कैसा है, नॉन मोटाइल है। अब देखिए स्पर्मेटिड्स और स्पर्म में क्या अंतर है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बन रहा है पहले तो उससे फिर बनेगा स्पर्म और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस जो हो रही है उसमें स्पर्मेटिड्स से स्पर्म जब बन रहा है तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं स्पर्मेटिड्स में। तो सबसे पहले देखिए स्पर्मेटिड्स खुद कैसा है, नॉन मोटाइल है, कैसा है, हैवी भी है। ठीक है, स्पर्म के कंपैरिजन ये थोड़ा हैवी है। ठीक है, इट हैज ऑर्गेनील्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियस है। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस द वेट ऑफ गैमेट क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या चेंजेस आ रहा है, तो ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस द वेट ऑफ गैमेट क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, टेल का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स स्पर्मेटिड्स में एब्सेंट है व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन स्पर्म। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस है ना, इसको याद रखिएगा, ये टर्म्स ही पूछते हैं क्वेश्चंस में। प्लॉइडीज पूछते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की क्या प्लॉइडी होगी, सेकेंडरी की क्या होगी, स्पर्मेटिड्स की क्या होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस बिकम्स कॉम्पैक्ट फॉर्मिंग द मेजर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। तो स्पर्म्स का जो मेजर पार्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट है हेड में, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां और क्लियर होगा। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस हो रही है उसमें 4 फेजेस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जिसमें जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थे टाइप ए टाइप बी वो क्या हुए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की सेल्स बना लिया उन्होंने। उसके बाद मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। मियोसिस 2 हुआ तो जब पहला मियोसिस हो रहा है तो 2 स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन रही हैं। जब मियोसिस 2 हो रहा है तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल से 2 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल से तो टोटल कितने स्पर्मेटिड्स बन गए, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। लास्ट प्रोसेस क्या हो रही है, स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड्स कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन बाकी सेल ऑर्गेनिल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं और इनका वेट कैसा होता है, हैवी होता है स्पर्मेटिड्स का एज कंपेयर टू स्पर्म। ठीक है, इतनी बात यहां तक। अब देखिए
गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड्स गिव राइज टू एक्रोसोम। एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम जो हेड वाले पार्ट में ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है स्पर्म के केस में, तो ये किससे बना होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। पूछा गया है क्वेश्चन कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन किस सेल ऑर्गेनेल से होता है? आंसर क्या है? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। The two centrioles of the spermatids become arranged one after the other behind the nucleus. सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल्स, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पर्मेटिड्स गेट अरेंज्ड इन द मिडिल पीस अराउंड एक्सियल फिलामेंट। देखिए अभी जब हम पढ़ेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में 3 हेड है, नेक रीजन है, 4 पार्ट है, मिडिल पीस और टेल, मिडिल पीस और टेल। तो हेड रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक रीजन में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं नेक रीजन में, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया फ्लैजिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है, स्पाइरली अरेंज्ड। और टेल होती है फॉर लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए। तो ये मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्पर्म्स के पार्ट्स हैं। और ये स्पर्म बन किससे रहा है? स्पर्मेटिड से ही तो बन रहा है। किससे बन रहा है? स्पर्मेटिड से ही तो बन रहा है। तो स्पर्मेटिड्स के जो पार्ट्स है वही क्या करेंगे? स्पर्म्स का डेवलपमेंट करा रहे हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्मेटिड्स में प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट होता है? मिडिल पीस में प्रेजेंट होगा स्पर्म में। सेंट्रियोल्स नेक रीजन में प्रेजेंट हो जाते हैं। न्यूक्लियस की यहाँ हेड के ही ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम्स, अभी बताएंगे उसका रोल। और एक्रोसोम्स किससे बना हुआ है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। मच ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड इज लॉस्ट। साइटोप्लाज्म जो है वो लॉस्ट हो जाता है स्पर्मेटिड्स का इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का जब फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इट फॉर्म्स अ थिन लेयर अराउंड द मिडिल पीस। और ये जो मिडिल पीस के अराउंड एक लेयर बना लेता है, ये साइटोप्लाज्म जो लॉस्ट हो रहा है वो एक लेयर बना लेता है। ठीक है, तो एक लेयर प्रेजेंट होती है। अब देखिए, अ टिपिकल मैमेलियन स्पर्म इज फ्लैजिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्मेटिड और स्पर्म के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस यही है कि स्पर्म फ्लैजिलेटेड है, वाइल जो स्पर्मेटिड था वो कैसा था? नॉन मोटाइल था। तो द टिपिकल मैमेलियन स्पर्म इज फ्लैजिलेटेड कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक, अभी बताया आप लोगों को। द ह्यूमन स्पर्म वॉज फर्स्ट सीन बाय, ये नाम है जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म को देखा था, लीवेनहुक एंड हैम। ठीक है, लीवेनहुक तो बहुत ही फेमस हो गए, आपने बहुत जगह पढ़ लिया लीवेनहुक के बारे में। बैक्टीरियोलॉजी की स्टडी इन्होंने करी थी, फर्स्ट लिविंग सेल्स के बारे में लीवेनहुक ने ही बताया था। आफ्टर spermiogenesis the sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। एक और टर्म स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन देखिए, spermiogenesis is the ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस। और एक टर्म आया स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हो गया, तो ये जो 2 टर्म्स है ना इनमें, स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस, स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में बदलना, और एक टर्म आ गया स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो फाइनल रिलीज होता है स्पर्म, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। सो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद होगा स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस, अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म था। जेनेसिस मतलब कुछ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हो गया स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, और स्पर्मिएशन का मतलब हो गया कि जो स्पर्म बन चुका है अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो द स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। अभी स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है? जो हेड होता है स्पर्म का वो सर्टोली सेल्स जो प्रेजेंट हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, उसमें एम्बेडेड रहता है। और फिर क्या होता है? वो हेड क्या होती है? रिलीज हो जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मिएशन बोलते हैं। In spermatogenesis, from one primary spermatocytes, 4 haploid sperms are formed. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। अब देखिए, ये डायग्राम हमने पहले भी पढ़ा था, टीएस है किसका? ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, मेल जर्म सेल्स। देखिए ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, मेल जर्म सेल्स कह लें इनको, लाइनिंग पे ही प्रेजेंट होते हैं मेल जर्म सेल्स। स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम हो गए, बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए पॉलीहेड्रल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स या हमने क्या बोला था, लेडिक सेल्स बोला था, सॉरी लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स कहा था, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहा था। सर्टोली सेल्स के फंक्शंस पढ़े थे, क्या फंक्शन था, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट कर रहा था, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। एंटी मिलारियन फैक्टर्स सिक्रीट कर रहे थे जो मिलारियन डक्ट्स को बनने से रोकते हैं, ठीक है, मेल्स के केस में। अब देखिए जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, इसको और क्या बोलते हैं हम, मेल जर्म सेल्स। ये मेल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। देखिए ये जो मेल जर्म सेल्स हैं, इनसे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रही हैं, उनका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में कंपैरिजन देखिए, ये थोड़ी सी बड़ी, ये बड़ी है इसके कंपैरिजन, ठीक है, एनलार्ज्ड है, इंक्रीज हुआ है साइज सेल्स का। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, डिप्लॉयड है क्योंकि ये डिप्लॉयड थी, ठीक है। अब इनसे मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 हुआ तो यहाँ पे क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। अब यहाँ पे मियोसिस 2 होगा तो स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है। स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स के बनने की फॉर्मेशन को क्या कह रहे थे हम, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए जो स्पर्मेटोजोआ बना है, जो स्पर्म है, ये एम्बेडेड है, ये सर्टोली सेल्स में क्या है, एम्बेडेड रहती हैं, क्योंकि इनको यहाँ से नरिशमेंट मिल रहा है। जब ये रिलीज हो जाती हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिलीज। इसके बाद क्या होगा, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन होगा और ये फाइनल क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स, ठीक है। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। देखिए स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्मेटिड्स बनेगा और स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होकर के स्पर्म स्पर्मेटोजोआ बना रहा है। ये स्ट्रक्चर है, ये एक फ्लो चार्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में। स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें। स्पर्मेटोजेनेसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोटाइप, स्पर्मेटिड्स या फिर स्पर्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, हैप्लॉइड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक। आगे देखिए प्लॉइडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितना भी इसमें लिखा है स्लाइड में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे आराम से। देखिए प्लॉइडी क्या होगी, सेकेंडरी हैप्लॉइड क्या क्या होंगे। सबसे पहले चलिए हम डिप्लॉइड देख लेते हैं, क्योंकि मेल जर्म सेल से स्टार्ट हो रहा है तो डिप्लॉइड देख लेते हैं। तो मेल जर्म सेल्स से स्टार्ट हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है, मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बोल रहे हैं, दूसरी सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। तो मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो जर्म सेल्स हैं उनसे ही बन रहा है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और यहाँ पे डिवीजन हो रहा है माइटोटिक। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, सेम होंगे जितने पेरेंट्स में थे, दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पे भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो ये डिप्लॉयड है इनकी प्लॉइडी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं मियोसिस डिवीजन से, तो इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड, ठीक। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने क्या क्या बनेंगे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर कोई पूछे आपसे कि कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रही हैं, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल कितने स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, 4 स्पर्मेटिड्स, और टोटल स्पर्म कितने बन रहे हैं, 4 ही तो बन रहे हैं। लेकिन एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, देखिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं। अब पूछा है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो 2 बनेंगे, और स्पर्म्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए स्पर्मेटोगोनिया 2n, यहाँ पे देखिए एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से ये बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन गए, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन गए। यहाँ पे भी ये 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है।
अब ये देखिए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन करता है, एक कोई सेल मियोटिक डिवीजन करती है, तो मियोसिस 1 में टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं? एक से कितने बन रहे हैं? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन रही हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स दिया, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से 2 सेकेंडरी मेटासाइट सेल्स बन गई, स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन गई। और अब तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन रहे हैं? 2। और एक से कितने स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 बन रहे हैं। सब हैप्लॉइड हैं, सब हैप्लॉइड हैं। और एक ही से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? 1 2 3 4। ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कहानी थी। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को आपसे पूछे तो आप ये देखेंगे, बस एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं? 2 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, 2 स्पर्म्स बन रहे हैं, 2 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। ठीक है, 2 से पूछ दे कि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं, तो 4 स्पर्मेटिड्स, 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। ठीक है, तो प्लॉइडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉइडीज याद रखिएगा, किससे कितने नंबर ऑफ क्या चीजें क्या कितनी बन रही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में 4 फेजेस क्या हो गए? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हो गया, दूसरा मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 2 हो गया, तीसरा स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, और फिर स्पर्मिएशन। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म देख लेते हैं। मैच्योर स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है? हेड पार्ट है, 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो स्पर्मेटिड्स, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बन रहे थे 4 स्पर्मेटिड्स। अब 4 स्पर्मेटिड्स से बन रहे हैं 4 स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 1, इससे पहले माइटोटिक डिवीजन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, माइटोटिक डिवीजन, मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, अब ये जो 4 स्पर्म्स बन रहे हैं, इनमें और इसमें क्या डिफरेंस था? पहला डिफरेंस था कि ये नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल, ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, यही मेन डिफरेंस है, नॉन मोटाइल है। और दूसरा ये हैवी है एज कंपेयर टू स्पर्म्स। तो अब जो स्पर्म्स होती हैं ये फ्लैजलेटेड है, फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर है, ह्यूमंस में फ्लैजलेटेड है। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं इनके, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक्रोसोम, जो किससे बना होता है? गोल्जी बॉडीज से बना होता है। ठीक है, हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, नेक रीजन है, नेक रीजन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स, 2 टाइप के सेंट्रियोल्स हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। मिडिल पीस में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल शेप का माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए स्पाइरल शेप के माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर टेल हो गया, फॉर लोकोमोशन के लिए, लोकोमोटरी ऑर्गन के लिए टेल प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर है मैच्योर स्पर्म का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो डिफरेंस भी अब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या डिफरेंस है स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स के बीच में। ठीक है, एक्रोसोम्स किससे बना होता है? गोल्जी बॉडी से, फेमस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, मैच्योर स्पर्म सेल कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, middle piece and a tail. A plasma membrane envelops the whole body of sperm. The sperm head contains a very little cytoplasm and elongated haploid nucleus, anterior portion of which is covered by a cap-like structure called as acrosomes. और ये किससे बना है? गोल्जी बॉडी से बना है। The acrosome is filled with, अब acrosome का काम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन। तो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। जब ओवम के साथ जब पेनिट्रेशन होता है, इंसेमिनेशन की जब प्रोसेस होती है, तो जब
स्पर्म अटैच्ड होता है ना ओवम के साथ, जब फर्टिलाइज होता है, तो इस प्रोसेस में एक्रोसोम का बहुत बड़ा रोल है। एक्रोसोम्स के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो जब हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे ये जब कैसे फ्यूजन होता है मेल स्पर्म और ओवम का। ठीक है, सो अभी याद रखिएगा कि एक्रोसोम हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, क्योंकि इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इट पेनिट्रेट्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ओवम जो है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ओवम को बहुत सारी लेयर्स से सराउंड कर रखा होता है। तो अब ओवम को सराउंड कर रखा है तो उसको पेनिट्रेट करना होता है उन वॉल्स को, तो एक्रोसोम्स क्या करते हैं, उनको हाइड्रोलाइज करते हैं, उनको उन वॉल्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, तो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन्स डिग्रेड करने की एंजाइम्स होती हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे जबकि ओवम की जो लेयर्स होती हैं, जोना पेलुसिडा वगैरह, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो प्रोटीनेशियस नेचर का होता है इनका, तो इसलिए इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, सच एज हाइलायूरिनिडेज एंड एक्रोसीन, हाइलायूरिनिडेज and acrosine that help the sperm in penetrating the ovum through the zona pellucida layer around the ovum and enters the cytoplasm of the ovum. तो जब ओवम होता है उसको उसमें पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है, स्पर्म को पेनिट्रेट करना है, तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे जोना पेलुसिडा की लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो इस जोना पेलुसिडा की लेयर्स खुद कैसी होती है? प्रोटीनिशियस नेचर की होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, तो इसको डिग्रेड करना है, तो इसके पास वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको डिग्रेड करने में हेल्प करती है, तो ये इजिली क्या करता है? पेनिट्रेट कर जाता है ओवम में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में आके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्रोसोम इज डिराइव फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस से डिराइव्ड है। द short neck contains two distinct granules, the proximal and distal centrioles. The proximal centrioles plays a crucial role during the first cleavage of the fertilized ovum. जब क्लीवेज की प्रोसेस होती है, मैंने बताया था आपको कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होगा, तो जब क्लीवेज होगा, जब जायगोट का क्लीवेज होता है, तो 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज बनती है। उसमें हम बताएंगे आगे आपको कि मॉड्यूला स्टेज होती है, ब्लास्टुला स्टेज आता है, गेस्ट्रुला स्टेज आता है, गेस्ट्रुलेशन होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो जब क्लीवेज के टाइम पे जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये रोल प्ले करता है क्लीवेज में हेल्प कराता है, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट ऑफ द लॉन्ग टेल ऑफ द स्पर्म। अब जो ये टेल बन रही है, टेल का जो फिलामेंट जो टेल है उसको बनाने में कौन हेल्प करता है? ये डिस्टल सेंट्रियोल ही रोल प्ले करता है। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सेंट्रियोल टेल ऑफ फिलामेंट बनाने में हेल्प करता है, सॉरी स्पर्म की टेल बनाने में हेल्प करता है, तो द आंसर विल बी डिस्टल सेंट्रियोल दैट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन ऑफ द स्पर्म। अब देखिए, द मिडिल पीस possess न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया 25 to 30 अरेंज स्पायरली, और इनको एक टर्म दिया जाता है नीबन कर्ण, ठीक है, which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm's motility essential for fertilization. Mitochondria is known as power हाउस ऑफ सेल्स, क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एटीपी प्रोड्यूस कराता है, एनर्जी करेंसी। तो इसका काम क्या होगा? फैसिलिटेट मूवमेंट में। भाई मूवमेंट करना है तो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है? मिडिल पीस में। एम से याद रखिएगा, मिडिल पीस एम में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, स्पाइरली अरेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं? नीबन कर्ण। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मैच्योर स्पर्म्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। The tail is made up of central axial filaments surrounded by a small amount of cytoplasm and cell membrane as external sheath. The sperms move by swimming at the rate of 1.5 to 3 mm per minute to reach the site of fertilization within 30 minutes. तो 30 minutes लगते हैं इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। एंड व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? बताया था आप लोगों को कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्टमस। व्हाट आर एम्पुला एंड स्टमस? एम्पुला एंड स्टमस आर द पार्ट ऑफ फेलोपियन डक्ट्स। फेलोपियन डक्ट्स जो होती हैं, ओविडक्ट्स जो होती हैं, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, या इनफंडिबुलम, फनल शेप का इनफंडिबुलम जिसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको फिम्ब्रे बोला था हमने। इनफंडिबुलम से बाद एम्पुला रीजन आता है, उसके बाद स्थमिक रीजन आता है। तो एम्पुला और स्थमिक रीजन का जो जंक्शन है, दैट इज द साइट, जंक्शन
of ampulla and isthmus, is the site for the fertilization. और sperm को जब फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उस साइट तक पहुंचने में अराउंड 30 मिनट्स लगता है, और ये इतनी स्पीड से 1.5 to 3 mm पर मिनट की स्पीड से ये मूव करता है। और मूवमेंट के लिए, स्विमिंग करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है? मिडिल पीस में प्रेजेंट है। ओके, स्पाइरली अरेंज होता है, निबनकन बोलते हैं। द ह्यूमन मेल इजेकुलेट्स अबाउट 3.5 ml सीमन इन फीमेल ट्रैक ड्यूरिंग क्वाइटिस। जब क्वाइटिस होती है, इंटरकोर्स के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कितना अमाउंट सीमन इजेकुलेट्स हो जाता है? तो इट्स अराउंड 3.5 ml सीमन। सीमन बताया आपको, सीमन में स्पर्म भी होगा एज वेल एज एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो बताया था आपको, या कॉपर्स ग्लैंड जो पढ़ाया था आपको, उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स, उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं क्या? सीमन। तो सीमन 3.5 ml का सीमन इजेकुलेट्स होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है क्वेश्चन से कि पर इजेकुलेशन में कितना अमाउंट ऑफ स्पर्म्स इजेकुलेट हो जाता है? तो अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ओके, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% ऑफ दीज स्पर्म्स मस्ट हैव अ नॉर्मल शेप and size, and at least 40% of them must show vigorous motility। भाई मोटिलिटी चाहिए, मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। जब अगर मूवमेंट ही फास्ट नहीं हो पाएगा तो वो फिर उस साइड तक रीच नहीं कर पाएगा फर्टिलाइजेशन, या फिर जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है तो जब रीच नहीं कर पाएगा तो वहां पे फिर ओवम क्या होगा? ओवम वहां पे प्रेजेंट है तो उसको वहां तक पहुंचना है 30 मिनट्स में, तो वो पहुंच नहीं पाएगा अगर उसकी मोटेलिटी रेट अच्छी नहीं होगी। तो अराउंड इसलिए ज्यादा स्पर्म्स रिलीज होते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे स्पर्म्स कैसे होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं, किसी का मोटेलिटी रेट अच्छा नहीं होता है, या किसी की स्ट्रक्चर शेप में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ सही नहीं होते हैं, नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं? पर इजेकुलेशन में ह्यूमन मेल क्या करता है? इजेकुलेट करता है। ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% क्या होने चाहिए? स्पर्म्स एकदम नॉर्मल साइज एंड शेप के होने चाहिए, और 40% विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए इनकी। ठीक, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स, पढ़ा है हमने। Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland essential for the maturation and motility of sperms। स्पर्म्स का पाथवे हमने पढ़ा ही है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, रीटी टेस्टिस से वासा फ्रेंशिया, देन एपिडाइडिमस से वास डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, इजेकुलेटरी डक्ट से फिर ऐसे पाथवे चलता है यूरिथ्रा। ठीक, द फंक्शंस ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स। इनके जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं, इनके फंक्शंस को कौन मेंटेन कर रहा है? कौन मेंटेन कर रहा है, मैच्योर कर रहा है? टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिसको एंड्रोजन कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चंस पूछे गए कि एट व्हाट एज मेन नो लॉन्गर बी फादर ऑफ चिल्ड्रन। अ मेंस रिप्रोडक्टिव लाइफ नेवर एंड्स। पहली बात कि मेंस रिप्रोडक्टिव लाइफ कभी एंड नहीं होती अनलेस डिसएबिलिटी और डिजीज रेंडर्स टू हिम टू बिकम अ फादर। मतलब कि जो मेल्स होते हैं उसमें दे कैन कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस स्पर्म्स, स्पर्म्स उनमें बनता है थ्रू आउट द लाइफ, और रिप्रोडक्टिव लाइफ उनकी कभी एंड नहीं होती। ठीक है, वाइल इन केस ऑफ फीमेल मीनोपॉज स्टेज पे क्या हो जाती है? रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे मीनोपॉज के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। Adult male produce 100 to 200 million sperms each day and can continue doing so throughout their life। ठीक, why are so many sperms produced by the male reproductive system? क्योंकि although male ejaculate has 200 to 300 million sperms, अभी पढ़ा हमने sperms, very few of them reach the site of fertilization। बहुत कम ही जो स्पर्म्स होते हैं उनकी मोटेलिटी रेट अच्छी होती है, विग्रस होती है कि वो वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, So most sperms are killed by the acidic environment of the female reproductive tract। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का environment है वो एसिडिक है, तो उसके वजह से बहुत सारे स्पर्म्स तो वैसे ही किल्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से ज्यादा स्पर्म रिलीज हो जाते हैं ताकि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है, फ्यूजन जो हो मेल और फीमेल गैमेट का, वो हायर रहे, प्रोबेबिलिटी हायर रहे। ठीक है, तो ये दो मेजर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि कितना हाउ मच अमाउंट ऑफ स्पर्म्स इज रिलीज फॉर ejaculation, तो आंसर विल बी 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। और मेंस की रिप्रोडक्टिव लाइफ कभी भी एंड नहीं होती है।
तो आज के सेशन में हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है फर्टिलाइजेशन का गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि जब तक गैमेट्स नहीं बनेंगे फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इवेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए दो टाइप्स की गैमेट्स चाहिए, मेल गैमेट्स चाहिए, फीमेल गैमेट्स चाहिए। तो ह्यूमंस के केस में मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल गैमेट्स ओवम और एग है। मेल गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को 4 फेजेस में हमने डिवाइड किया। अच्छा, इससे पहले गैमेटोजेनेसिस को के 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैचुरेशन फेज। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस के 4 फेजेस हमने पढ़े। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें जो मेल जर्म सेल्स थी, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी, वो क्या टाइप ए टाइप बी सेल्स, टाइप ए सेल्स स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करके टाइप बी सेल्स बनाती हैं, और यही टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को अंडरगो करती हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हो रहा है, जिसमें मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, माइटोटिकली डिफरेंशिएट करती हैं, और क्या बनाती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। और इनकी जो प्लॉइडी है वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, क्योंकि ये माइटोटिकली डिवाइड कर रही हैं। ठीक, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल जर्म सेल्स में भी प्रेजेंट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में भी प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स मियोसिस 1 होता है, और इससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन रही हैं। अब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल से या हम दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगर ले कंसीडर कर रहे हैं, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल से 2 स्पर्मेटिड्स, 2 स्पर्म्स बन रहे हैं, 2 स्पर्मेटिड्स 2 स्पर्म्स, तो टोटल 4 स्पर्मेटिड्स और 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। ठीक, स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स बनना जो हो रहा है, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और फिर जब स्पर्मेटिड्स जो स्पर्मेटोजोआ है वो एम्बेडेड है सर्टोली सेल्स में, उनका हेड एम्बेडेड है सर्टोली सेल्स में, तो जब वो सर्टोली सेल से अपने हेड को निकालती हैं, या आप सिंपली ये कहें कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म्स बाहर हो रहे हैं, एग्जिट आउट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहा जाता है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स में और स्पर्म्स में मेजर डिफरेंस क्या है कि स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल होती हैं, ठीक है, हैवी होते हैं, लेकिन स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये लाइट वेटेड होते हैं। 4 पार्ट्स हैं इनके, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड के पास ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एक्रोसोम्स बोलते हैं, जो गोल्जी बॉडीज से बनता है, और एक्रोसोम्स हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, पेनिट्रेशन करने में, स्पर्म को पेनिट्रेट करने में ओवम के अंदर हेल्प करता है। कौन सा स्ट्रक्चर, एक्रोसोम्स, क्योंकि इसके पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ओवम की वॉल को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेड रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। ठीक, उसके बाद नेक रीजन है जिसमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल्स। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, स्पाइरली अरेंज होता है। ठीक है, फिर टेल रीजन है जो स्विमिंग, मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है। अब मूवमेंट में क्या हेल्प करेगा, कौन सा सेल ऑर्गेनेल हेल्प कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कर रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल्स, तो जब पावर हाउस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है तो मूवमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक, इतनी बात हो गई। स्पर्म्स पर इजेकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। ठीक है, मेंस रिप्रोडक्टिव लाइफ कभी एंड नहीं होती है, लेकिन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड हो जाती है किस स्टेज पे, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस आज आपने पढ़ लिया। ठीक है, इसको रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या क्या हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके रेगुलेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की रेगुलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम oogenesis की प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आज के सेशंस में इतना ही, आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।